हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास। वेलकम अगेन इन अवर पीरियड। आज हम लेसन कंप्लीट करेंगे, लेसन 6 इन स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट ऑफ एसएस। तो मैंने आपको थिंग्स टू नो तक रीड करवा दिया था, उससे आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ the raw materials produced in India and the money collected from India, the business and the industries in England prospering। किस तरह मतलब इंग्लैंड समृद्ध हुआ। अब जो हमारे इंडिया में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था, तो रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन की हेल्प से सारा पैसा रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, और इस तरह मतलब इंडिया से पैसा इकट्ठा करके जितना भी मनी इकट्ठा होता था और रॉ मटेरियल अपने इंग्लैंड में मतलब उसको क्या करते थे, फिनिशिंग करते थे। तो द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ इन इंग्लैंड प्रॉस्पर। इस तरह से मतलब उन्होंने अपनी इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ भी ओपन कर दी थी, बिजनेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, कलेक्ट करते थे, और फिर इंग्लैंड में उसका फिनिशिंग करके वापस अपने ही इंडियन मार्केट में इंग्लैंड में उसको मतलब फिनिशिंग करते थे उस माल को रॉ से, और वापस अपने इंडिया के मार्केट में उसको सेलिंग करते थे। इस तरह उनका इंग्लैंड क्या हो रहा था, वे मतलब धनी रिच होता जा रहा था। देयर मिल स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग। अब उनकी जो वहाँ पे टेक्सटाइल्स मिले थी वो प्रोग्रेस में आ गई ज़्यादा, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे वो मतलब रॉ मटेरियल से वो लोग फाइनल मतलब उसको शेप देते थे, कपड़े बनाते थे। तो वहाँ की मिलें मतलब स्टार्ट हो गई। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेंट इन इंडिया विदाउट लेइंग एनी duty on it, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India। अब वहाँ पे वो लोग कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए। कहाँ पर? इंग्लैंड में। यहाँ से जो रॉ मटेरियल ले जाते थे वहाँ पे मिलें स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे वो लोग कपड़ा प्रोग्रेस में आ गए, कपड़ों का मतलब वो लोग बनाने लग गए। और यहाँ पर इंडिया में आकर वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग करते थे मार्केट में। और जब वहाँ से यहाँ लाते थे वो कपड़ा इंपोर्ट होता था, तो बिना कोई ड्यूटी के, बिना कोई विदाउट लेविंग एनी ड्यूटी, उसकी वजह से उनकी तो कोई ड्यूटी नहीं थी, तो उनका कपड़ा मतलब कैसा था, चीप था, मतलब सस्ता था। और उसके बजाय इंडिया में जो हस्त कारीगर थे और जो हाथों से मतलब बनाते थे, जो कारीगर थे, हस्त कारीगर, उनके ऊपर उनके कपड़े बेचने पर 80% टैक्स लगा दिया। अब और जो वहाँ से आ रहा था इंग्लैंड का माल, वहाँ पर फ्री आ रहा था, तो उनको तो सस्ता पड़ रहा था माल। अब वो जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ इंडिया में ही इंडिया के कारीगरों पर जो थे उन पर 80% क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इससे परिणाम क्या है? एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। अब 80% टैक्स लगा देंगे तो फिर वो लोग सस्ते में तो बेच नहीं सकते थे। तो जो परिणाम ये आया कि जो इंडिया में जो टेक्सटाइल बन रहा था, जो कपड़े बन रहे थे, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, कॉस्टलियर हो गए अपने ही मार्केट में। इंडियन मार्केट में इंडिया का कपड़ा ही कॉस्टलियर हो गया। और द इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो हस्तकला कारीगर थे जो, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ। वो फिर क्या हुआ कि इंडियन मार्केट जो था, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो उनकी कंपटीशन में खड़ी नहीं रह पाई, क्योंकि उनका बिल्कुल ही सस्ता था, लो प्राइस में वो लोग अपना सेल करते थे। और इंडिया को तो खुद इंडियन जो कारीगर थे, उनकी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर करती थी, उसमें 80% इन्होंने टैक्स डाल दिया। तो वो कैसे लो प्राइस में क्लॉथ को सेल करते? तो वो उनके मार्केट में उनकी प्राइस, जो कपड़े बेचने की मार्केट थी, उसमें उन्होंने अपनी प्राइस एक्सपेंसिव कर दी, कॉस्टलियर हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि वो लोग जो इन ब्रिटिश कंपनी थी और उनकी इंडस्ट्री के सामने, हाँ, उनकी कंपटीशन के सामने अपने आप को बचा नहीं पाई, अपने आप को खड़ा नहीं रख पाई। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल, उसके जो जितनी मतलब कारीगर थे, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, ग्लास है, पेपर है, मिनरल्स,
शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा गोट र्यून ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब इस तरह ब्रिटिश पॉलिसी के कारण ये जितनी भी मिनरल शिप, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज़, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये सब उनके सामने ब्रिटिश पॉलिसी के सामने बर्बाद हो गई। क्या हो गई? ख़त्म हो गई। लाख ऑफ स्किल वर्कर, जो बेचारे कारीगर थे, जो जिनके पास टैलेंट था, बिकम अनएम्प्लॉयड, वो सब बेरोजगार हो। ग्रेजुअली में धीरे धीरे द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडियन बिकम पुअर। जो बेचारे रूरल गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब कामदार थे, कारीगर थे, वो ज़्यादा गरीब हो गए। तो इस तरह मतलब जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसके सामने हमारे इंडियन मार्केट नहीं चल पाया। व्हाट कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी सीन एट द विलेज लेवल इन द प्रेजेंट टाइम। आज की तारीख में आपके गांव में कौन सी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं? तो बहुत सारी, खाखरा है, फिर हाँ हैंडलूम है, फिर जो आप लोग देखते होंगे कढ़ाई है, बुनाई है, निटिंग है, ये सब इंडस्ट्रीज़ घरेलू इंडस्ट्रीज़ कहलाती, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। नाउ अब हम यहाँ आए सस्पिशियन अबाउट द रिफॉर्म्स। अब जो रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स यानी बदलाव, अच्छे बदलाव मतलब, तो उसके बारे में लोगों में क्या हुआ मालूम है? शक पैदा हुआ, लोगों के मन में वहम पैदा हुआ उनके रिफॉर्मर से। जैसे इंग्लिश एजुकेशन आया, टेलीग्राम आया, पोस्टल सेवा आई, रेलवे सेवा आई, तो इसके कारण लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति, ब्रिटिश रूल्स के प्रति और भी मतलब शक पैदा हुआ। तो अब क्या शक था, इसके बारे में हम इस लेसन में आगे रीड करेंगे। तो व्हेन विलियम बेंटिंग केम टू इंडिया, जब विलियम बेंटिंग इंडिया में आए, विलियम बेंटिंग, लिबरल थिंकिंग वॉज गेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया। उनकी जो थिंकिंग थी ना, उनकी सोच एकदम आज़ाद ख्याल के थे, और उसके कारण उन्होंने इंग्लैंड में अपनी पकड़ मजबूत बना के रखी थी। तब उनकी इंग्लैंड में कैसी थी? उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड था इंडिया में। यही कारण था। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रिच्ड इंडिया, और यही थिंकिंग वो धीरे धीरे इंडिया में भी पहुंचाई उन्होंने। अपनी थिंकिंग, उनके जो विचार थे, उनके जो ख्याल थे, एकदम मॉडर्न थे, और वही थिंकिंग वो इंडिया तक भी उन्होंने धीरे धीरे उनके मतलब उन्होंने पहुंचाई। द ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश रूलर्स थे ना, उन्होंने भारत के, इंडियन के लोगों में की लाइफ में इंटरेस्ट डालना शुरू कर दिया। मतलब इंटरेस्ट लेने लगे कि इनकी आखिर लाइफ कैसी, इनका कल्चर कैसा है, उनका एविल्स भी कुछ कस्टम्स थी, तो कुछ बुरी प्रथाएं भी थी, कुछ अच्छी भी थी, तो उसमें वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे। कौन? ब्रिटिश रूलर्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया। अब क्या हुआ, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो तो आज़ाद ख्याल के थे, तो वो मतलब इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हो गए। क्या हो गए? लोकप्रिय हो गए इंडिया में। बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे मतलब बेनिफिशियल रिफॉर्म्स, अच्छे बदलाव किए थे उन्होंने। इंडिया में नई जागृति लाए थे। कौन? विलियम बेंटिंग। वो क्या थी? ड्यूरिंग हिज टाइम, उनके टाइम पे इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। उनको जो ब्रिटिश कंपनी की जो वो था व्यापार, उसमें ना इंडियन को जॉब मिलने लग गई थी। मतलब ये बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए ये लोकप्रिय भी हुए। इंडियन वेर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जो ऐसा उन्होंने लॉ पास किया कि कोर्ट में वो अपनी मातृभाषा का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इतने अच्छे विचार के थे। कौन? विलियम बेंटिंग। तो कोर्ट में जिस तरह सिर्फ इंग्लिश बोलना कंपलसरी था, पर उन्होंने उनके मतलब टाइम पे, ड्यूरिंग हिज टाइम, उन्होंने अपने इंडियन को मतलब अपनी मातृभाषा बोलने के लिए वो लॉ पास किया, जो कोर्ट में वो अपनी मातृभाषा बोल सकते थे। राजा राम मोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वेरी कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। उस समय हमारे देश में सती प्रथा बहुत मतलब चल रही थी, बहुत जोर से। मतलब आपको पता है सती का मतलब होता है कि जो लेडीज़ होती है जिसका पति की डेथ हो जाती है और विडो हो जाती है, तो अब पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को भी उसी के साथ, उन्हीं की अर्थी के साथ फ्यूनरल बोलते, जो उसमें बांध कर उसको जिंदा जला दिया जाता था, और उसको कहते थे सती प्रथा। तो ये जो बुरी प्रथा थी, सती प्रथा कैसी थी? बुरी प्रथा थी। तो राजा राम मोहन राय ने और अदर सोशल रिफॉर्मर्स ने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इस सती प्रथा पर रोक लगाई। स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती।
तो क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ऐसा काम क्यों किया था, मैं आपको बताऊं बच्चों, जब राजा राम मोहन राय 11 ईयर्स के थे ना, तब उनकी बड़े भाई एल्डर ब्रदर्स की डेथ हो गई थी, और उनके साथ उनकी जो भाभी थी, वो भाभी को जिंदा मतलब उनके भाई के साथ सती कर दिया था। और उस समय वो अपनी भाभी की चीखें सुन रहे थे, लेकिन वो 11 साल के छोटे बच्चे थे, तो वो मतलब कुछ कर नहीं सके उस समय। तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बड़ा होकर इस सती प्रथा को क्या करूँगा, बिल्कुल ही इरेडिकेट कर दूँगा, ना नाबूद कर दूँगा। और उन्होंने ये काम किया, क्योंकि वो टॉर्चर थे, फर्स्ट टॉर्चर प्रेयर थे, इसलिए उन्होंने ये काम बेंटिंग, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उनके साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई। बेंटिंग एग्री टू दीज इफोर्ट्स एंड पास्ट लोग उनके साथ मिले, बेंटिंग एग्री हुए इस इफोर्ट, ये जो इस प्रयास करने में, और उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगा दिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिंग द इंग्लिश रूलर्स ट्राई टू इरेडिकेट द सोशल एविल्स एज पर द विल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। अब विलियम बेंटिंग के टाइम पे इंग्लिश रूलर्स तो जो थे, उन्होंने जितनी भी बुरी प्रथाएं थी एक विल बनाकर, मतलब नया कानून बनाकर, सोशल रिफॉर्मर्स, नए सामाजिक बदलाव लाकर उनको पूरी तरह से नाबूद, इरेडिकेट यानी ख़त्म कर देना, पूरी तरह से जितनी भी बुरी प्रथाएं थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की विलियम बेंटिंग के टाइम। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म विथ सस्पिशियस। अब जो ऑर्थोडॉक्स यानी पुरानी प्रथाओं को मानने वाले, जो रीति रिवाज होते हैं ना पुराने, उस पर मानने वाले, तो वो लोग इन रिफॉर्म्स को शक भरी नज़र से देख रहे थे। उनको जो सती प्रथा पे जो बिलीव करते थे, जो कहते थे नहीं लेडीज़ को तो पति के साथ मर जाना चाहिए, तो ऐसे लोग थोड़ी मानने वाले थे, वो ऑर्थोडॉक्स क्लास के लोग थे। तो उनको ऐसा था कि हमारी पुरानी संस्कृति है और ये प्रथा चली आ रही थी, ये रहनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे कुछ फ्यू क्लास के थे, सभी नहीं थे। सब लोगों ने तो इसको वो क्या किया, सपोर्ट किया, और कुछ ऐसे थे ऑर्थोडॉक्स पीपल जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्म्स को। नाउ द कंपनी हैड पास्ड ए रेजुलेशन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। अब कंपनी ने ऐसा भी एक रेजुलेशन पास किया कि एजुकेशन के पीछे हर साल 1 लाख रुपया स्पेंड करें। उस समय के 1 लाख रुपया ने बहुत इट वॉज़ वेरी मच। लेकिन वो पास तो किया वो रेजुलेशन, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो लागू नहीं हो पाया था। फाइनली एन एजुकेशन कमेटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंग। जब लागू नहीं हुआ तो फाइनली एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई बेंटिंग के टाइम पे, इन द ईयर 1834। कब? 1834 में। लॉर्ड मैक्यूले थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लॉर्ड मैक्यूले के विचार ऐसा था कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लाना चाहिए। किसका विचार ऐसा था? लॉर्ड मैक्यूले। हाउएवर द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैक्यूले कुड नॉट बेनिफिट द, लेकिन वो जो लाए वो मतलब बेनिफिट, वो क्या हुआ कि जो यूथ थे, यंग यूथ यानी जो यंग जनरेशन होती है उसको यूथ बोलते हैं, तो वो मतलब जो इसकी मेथड थी वो उनको मतलब नहीं कर पाए, क्या उनको फ़ायदा नहीं दिला पाया, उससे कोई उनको मतलब बेनिफिट, कोई लाभ नहीं हो पाया। इंडियन लॉस द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंसेंट। अब इससे क्यों ऐसा हुआ, जो इंग्लिश एजुकेशन के कारण क्यों यूथ में बेनिफिट नहीं हो पाया? क्योंकि इससे फ़ायदा इसलिए नहीं हो पाया कि इंडियन लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंशियंट नॉलेज एंड स्किल डेवलप बाय देयर एंसेस्टर। अब इंडियन को क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो अपने एंसेस्टर, पूर्वजों के द्वारा, वो अपने जो उनके जो एंशियंट टाइम से जो नॉलेज था पूर्वजों के द्वारा उनको मिला था अपने बड़े बुजुर्गों से, और उनके जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे खोती जा रही थी, लॉस्ट होती जा रही थी। तो उनके मन में ऐसा हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन के कारण हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे जो मैनर्स है और जो सभ्यता है वो हम खो देंगे, हमारे जो, तो इसके कारण मतलब यूथ में वो बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वाज अपोज्ड बाय नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड महात्मा गांधी कोल। अब जो विद्वान पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिमान थे, समझदार लोग थे, उन्होंने अपोज्ड किया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का, कि भाई ब्रिटिश एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं होना चाहिए, हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ धकेल रही, हम अपने एजुकेशन को, जो हमारे वैदिक है, रिलीजियन ग्रंथ है, जो हम पढ़ते हैं, हमारे जो मैनर्स है, हमारी जो कल्चर है, उसको हम क्या करते जा रहे हैं,
हमारे जो क्या थे ट्रेडिशनल जो हमारे कस्टम थे, रीति रिवाज थे, उनको हम क्या करते हम खोते जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में यही मतलब उनके माइंड में सेट हो गया था, इसलिए वो इंग्लिश एजुकेशन के प्रोटेस्ट करने लगे। ओके नाउ, और जैसे महात्मा गांधी ने भी बोला टू गिव मिलियन अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इट इज़ टू एनस्लेव देम। बोले अगर बोले कितना भी तुम इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन हमें क्या किसकी तरफ उनको इंग्लिश एजुकेशन देंगे, नॉलेज देंगे इंग्लिश का, तो वो हमें एक तरह से गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं ना। उनको इंग्लिश एजुकेशन एक गुलामी भरा लगा, जैसे कि हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को गुलाम के बराबर बताया। दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी है एनस्लेव द नेशन। तो अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा देश कैसा हो जाएगा, एनस्लेव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। लेटर फिर भी इंग्लिश वो जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश वो नहीं माने। बाद में क्या, 3 यूनिवर्सिटी वे स्टेबलाइज इन 1857। 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। द ब्रिटिश कुड गेट एजुकेटेड वर्क फोर्स ड्यू टू द इंट्रोड्यूस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। उस यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो 3 यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो ब्रिटिशर ने मतलब इंग्लिश एजुकेशन ज़बरदस्ती मतलब उसको इंट्रोड्यूस करने पे क्या हो गए, वो कामयाब हुए। उन्होंने उस समय इंग्लिश इन तीनों यूनिवर्सिटी से ब्रिटिशरों ने अपना इंग्लिश एजुकेशन की इंट्रोडक्शन किया, मतलब शुरुआत की। अलॉन्ग साइड इसके साथ साथ इट ऑल्सो डेवलप्ड नेशनलिस्टिक थिंकिंग एमोंग द एजुकेटेड इंडियंस। अब उसमें क्या हुआ, इसके साथ साथ जो इंग्लिश जो एजुकेटेड जो थे इंडियंस एजुकेटेड, तो उसमें मतलब उनका नेशनलिस्टिक थिंकिंग का डेवलपमेंट हुआ इसके साथ साथ इंग्लिश क्योंकि उसमें क्या हुआ कि एक तो इंग्लिश एजुकेशन से उनको मतलब नॉलेज हुआ कि भाई एक दूसरे के क्लोज आए, अदर कंट्री में और बाहर क्या चल रहा है अदर कंट्री में, और जो ऑफिसर्स के मन में क्या है ब्रिटिश रूल, तो उनकी बातें इनको समझ में आने लगी जब ये लोग इंग्लिश सीखने लगे। भले ही उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश ऑफिसर्स ने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ, इंडियंस को हुआ। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि इंडियन एजुकेटेड जो लोग थे उनमें नेशनलिस्टिक थिंकिंग आने लगी। नेशनलिस्टिक यानी राष्ट्रीयता मतलब देश प्रेम की थिंकिंग आने लगी। वाई डिड मैक्यूले स्टार्ट इंग्लिश एजुकेशन? अच्छा, ये मैक्यूले इंग्लिश एजुकेशन क्यों स्टार्ट कर रहे थे? अपने फ़ायदे के लिए, ताकि उनको यहाँ हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इसलिए वो ये चाहते थे कि इंग्लिश आएगी तो ये लोग भी इंग्लिश बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया। मैनी मशीन्स वेयर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उस समय बहुत सारे मतलब इन्वेंटेड हुआ, बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि नई नई टेक्निक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई और उनका स्टार्ट हुआ, उनकी मतलब इन्वेंटेड यानी उसकी खोज हुई। और इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब कम्युनिकेशन यानी मीडिया, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ने के साधन। कंसिडरिंग द कन्वेंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द मिलिट्री, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। अब अपने कंसिडर ये माना जाता है कि कन्वेंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा रोल मिलिट्री का था। और ब्रिटिश ने फिर उस समय रेलवे को भी मतलब क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, किसको, एक तो मिलिट्री को इम्पोर्टेंट दिया और रेलवे को, क्योंकि मिलिट्री उनकी होगी तो वो अपनी इंग्लिश एजुकेशन समझेगी, उनकी लैंग्वेज समझेगी, तो उन्हीं को फ़ायदा होना था। और रेलवे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे को भी इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह मतलब इंग्लिश रूलर्स के टाइम पर रेलवे का इंट्रोड्यूसन हुआ। फिर इंग्लिश एजुकेशन 3 यूनिवर्सिटी आई। Okay, now the first railway in India started between Bombay and Thane in the year 1853 C. 1853 में रेलवे स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट रेलवे। वो भी कहाँ से कहाँ तक गया था, मुंबई से थाने। और वो उस समय ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे रेलवे स्टार्ट हुआ था। और 3 यूनिवर्सिटी की जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी ना, वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही हुई थी, वो 1857 में हुई थी।
In order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854 C. अब वो हुआ क्या कि अपने ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए देश में और मैसेज यानी जो संदेश थे एक्सचेंज करने के लिए, मतलब एक्सचेंज यानी एक दूसरे को पहुंचाने में, और वो भी एक दूसरे की टेरिटरी यानी नियर बाई क्षेत्रों में। तो इसके लिए मॉडर्न पोस्ट स्टार्ट की, टेलीग्राम स्टार्ट किया। कहाँ पर? इंडिया में। कब? 1854 में। प्रिंटिंग प्रेस यानी जिसमें न्यूज़पेपर वगैरह है, फिर बुक वगैरह, मैगज़ीन वगैरह जो प्रिंट होती वो, एंड सर्कुलेशन न्यूज़पेपर ग्रू। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर का भी विकास हुआ। न्यूज़पेपर सर्कुलेशन यानी जो मैसेज छपते हैं ना जिस पेम्पलेट में, वो न्यूज़, तो उसका भी स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ मतलब काफ़ी चेंजिंग आई इंडिया में। ओके, these reform were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in the excuse for the growth of nationalism in India। ये जो रिफॉर्म्स थे तो ब्रिटिश रूल तो खुद की समझने के लिए भारत में उनको मतलब भारतीयों को मतलब इंग्लिश एजुकेशन देने के पीछे या न्यूज़पेपर जितने बदलाव लाई है समझने के लिए, अपने मतलब व्यवस्था को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, कन्विंस करने के लिए, वो एक्चुअली उनका ये रिफॉर्म्स तो उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने किया था। लेकिन हुआ क्या मालूम है, ये भारत की जो इंडिया में जो नेशनलिज्म यानी भारतीयता, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम और बढ़ा। इसके कारण ये बदलाव हमारे लिए एक ब्लेसिंग यानी वरदान साबित हुआ, क्योंकि लोग पोस्ट से एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने लगे, और ट्रेन स्टार्ट हुई तो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, एक दूसरे के करीब आ गए सब लोग, और उनको मतलब ज्ञान हो गया भाषा का। जो ब्रिटिश सर पहले क्या बोलते थे ये इंडियन में जो थे उनको पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही उनको इंडियन इंग्लिश एजुकेशन का नॉलेज हुआ तो वो उनके मन में क्या है, ब्रिटिश रूलर्स के मन में, ऑफिसर्स के मन में क्या है, तो ये मतलब इंडियंस को पता चल गया, और इससे मतलब हमें ही फ़ायदा हुआ। और सब रेलवे के कारण और मिलिट्री में जो एजुकेशन दिया इंग्लिश, ये सब के कारण लोगों में नेशनलिज्म मतलब भारतीय यानी राष्ट्रीय देशभक्ति का जन्म ज़्यादा हुआ, और लोग ये ज़्यादा बदलाव आया, और ज़्यादा मतलब एक दूसरे के करीब आए ट्रांसपोर्टेशन के कारण, कम्युनिकेशन के कारण। द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन स्पीयर हेडेड द सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सिंस दे वेर मोर फेमिलियर। अब ये जो इंग्लिश एजुकेशन के कारण क्या हुआ, स्पीयर हेडेड यानी जो सोशल रिफॉर्म्स थे उन्होंने अपने जो द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन जिन स्पेयरहेड द सोशल रिफॉर्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सिंस दे वेर मोर फेमिलियर। इसकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन के कारण सामाजिक बदलाव हुए और लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा हुई। ओके, इंडिया सिंस दे वेर मोर फेमिलियर, और वो लोग ये बदलाव के कारण ज़्यादा मतलब परिचित हुए डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड एराउंड, और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण, न्यूज़पेपर के कारण उनको बाहर की मतलब न्यूज़ मिलने लग गई, और वर्ल्ड में क्या मतलब न्यूज़ है, वर्ल्ड के न्यूज़ उन तक पहुंचने लगे, और चारों तरफ कंडीशन क्या थी उसकी कंडीशन का उनको पता लगने लगा। द पोस्ट एंड टेलीग्राम ब्रॉड पीपल, और जो पोस्ट और टेलीग्राम था वो लोग उसकी वजह से लोग क्या हो गए, एक दूसरे के करीब आए। तो इस तरह ये आपका लेसन यहीं फिनिश होता है। बाय।